हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो नाम है उसके बारे में बात करते हैं। रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज मीन्स होता है वो सारे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो हमें एनवायरनमेंट से मिले हैं और जिनको हमने अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ किया है, तो ऐसी चीज़ों को रिसोर्सेज बोलते हैं। सोर्स मीन्स जो एनवायरनमेंट से हमें जो सोर्सेज मिलते हैं, जो मटेरियल्स मिलते हैं, वो सोर्स हो गए, और जब हम उसको यूज़ करते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। विकास यानी कि विकास कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम के लिए होना चाहिए या इन फ्यूचर भी उसको रखना है, आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बोर्ड के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स, तो आपको इसमें लिखना है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होती है, विच कैन वी यूज़ टू सेटिस्फाई आवर नीड, जो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, जो कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फीसिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, उसको रिसोर्स कहा जाता है। एसेसिबल मतलब होता है पहुंचा जा सके, यानी जिसको कि जहां पर टेक्नोलॉजिकली के थ्रू पहुंचा जा सके। और इकोनॉमिकली फीसिबल मतलब होता है जो आसान हो, आसानी से जिसे प्राप्त किया जा सके, इकोनॉमिकली फीसिबल। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब होता है जो कल्चर के रूप में, जो हमारा कल्चर है उसे स्वीकार करे। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, उसको हम रिसोर्स का नाम दे सकते हैं। फीसिबल जिसे किया जा सके, ये भी हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली रूप से जिसे किया जा सके, और कल्चरली रूप से जिसे एक्सेप्ट किया जा सके, और टेक्नोलॉजी रूप से जहाँ पहुँचा जा सके, जिन साधनों तक पहुँचा जा सके, ऐसी चीज़ों को हम रिसोर्स। तो क्या मतलब निकला इसका कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हर वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, विच कैन बी यूज, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेटिस्फाई को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली, जो कि टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है, जहाँ टेक्नोलॉजिकली पहुँचा जा सकता है, इकोनॉमिकली फीसिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, उसको रिसोर्स कहा जाता है। फिजिकल एनवायरनमेंट ये दे रखा है इसके अंदर, ये इंटरडिपेंडेंट को शो करता है कि आपस में ये तीनों कैसे इंडिपेंडेंट हैं ह्यूमन बीइंग से, कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग। जब ह्यूमन बीइंग फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो रिसोर्स बनाता है, यानी कि रिसोर्स बनाने के लिए उनको इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंटरडिपेंडेंट बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में, कि ह्यूमन बीइंग को जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, फिज़िकल नेचर के अंदर, यानी फिज़िकल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल होती है, जिसे वो यूज़ करता है, जिसके लिए उसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और ये दोनों काम करने के लिए उसे एक जगह चाहिए होती है, और वो होता है इंस्टीट्यूशन। और ह्यूमन बीइंग इन तीनों की मदद से किसी भी मैटर को या मटेरियल को रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये शो कर रहा है इंटरडिपेंडेंस
relationship between nature, technology and institution. अब ये क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट के अंदर। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि रिसोर्सेज की 2 कैटेगरीज हैं या 2 टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को भी डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, जो अनलिमिटेड होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसे हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते और वो अनलिमिटेड नहीं होते, वो लिमिटेड होते हैं। रिन्यूएबल भी 2 टाइप्स में इसको डिस्क्राइब किया है। एक तो ये है कंटिन्यूसली, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूसली फ्लो में रहते हैं, जैसे कि विंड एंड वाटर है। और एक होते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर नेचुरल वेजिटेशन, जो कि फॉरेस्ट हैं, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। देन रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल को भी इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होता है रिसाइक्लेबल, जैसे कि मेटल है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिसाइक्लेबल, जिसको भी आप बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। फिर आता है ह्यूमन। ह्यूमन में भी इसको 2 टाइप्स में या 2 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है ह्यूमन रिसोर्स को। एक होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जैसे रोड्स, बिल्डिंग वगैरह, ये ह्यूमन के थ्रू बनाई जाती है, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। और दूसरा ह्यूमन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वो आपका हो गया ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। अब ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम पढ़ा था कि कैसे ये इंटरडिपेंडेंट है, इनका रिलेशन जो है इंटरडिपेंडेंट है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का मैन के थ्रू। तो द प्रोसेस, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसमें ये चीज़ लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल in our environment involve an interdependent relationship between nature, technology, institution. Human being interact with the nature, जो human है वो interact करता है nature के साथ through technology, technology के through and create institution, और institution बनाता है to accelerate, कि जहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सके their economic development, और इसके through economic development हो सके। तो ये सारा क्या चीज़ है, आपका इंटरेक्शन बताया है, रिलेशन बताया है फिजिकल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है, जो नेचर के फिर फ्री गिफ्ट हैं, जैसा कि हम लोग बहुत पहले से एज्यूम करते हैं, कई लोग एज्यूम करते हैं कि जो नेचर ने हमें दिया है वो फ्री में दिया है। दे आर नॉट। फ्री में कोई चीज़ नहीं होती है। इवन जब आप सांस भी लेते हैं, तो अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होगी। तो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन। जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, ये फंक्शन है ह्यूमन बींग्स के। ह्यूमन बींग काम करता है तब वो रिसोर्सेज मिलते हैं। ह्यूमन बींग दैमसेल्फ एन एसेंशियल कंपोनेंट, और जो ह्यूमन बींग है वो खुद भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी कंपोनेंट है रिसोर्स का। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल, वो ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल को अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज इनटू रिसोर्सेज, को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको यूज़ करता है। तो रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है फॉलोइंग तरीके से। तो अभी तो आपने देखा था 2 टाइप्स में, नेचुरल एंड ह्यूमन। अब इसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है 4 टाइप्स में, और वो 4 टाइप्स हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो कि बायोटिक एंड अबायोटिक हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है। एंड तीसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल।
दैन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग इसको 4 में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ये क्लासिफिकेशन है, आप एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और इसमें जो आपसे क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन का पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो आपको इनको लिखना। ये जो चार्ट है इसको तो आप बोल देना टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, और ये क्लासिफिकेशन आ जाएगा डिटेल में। तो फर्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आगे आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी और उसके एग्जाम्पल लिखने होंगे। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, एंड हैव लाइफ, और इनके अंदर लाइफ होती है, सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स। अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are composed of non-living things. For example, rocks and metal. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, और ये लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स से बने हुए होते हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स हैं। दैन फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर सबसे फर्स्ट आता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, देन आता है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू, जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं एंड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, आप इनको रिन्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको भी डिवाइड किया गया था कंटिन्यूस और फ्लो के रूप में। ये भी आप चार्ट में देख कर आए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कंटिन्यू और फ्लो, और दूसरा बायोलॉजिकल, 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया था। फिर है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, और ये इसको बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, जियोलॉजिकल टाइम लगता है। और इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं वो मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन में। और सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल और रिसाइकल, इसको भी डिवाइड किया गया 2 टाइप्स के अंदर, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। तो जो मेटल है वो रिसाइकलेबल है, और जो फॉसिल फ्यूल हैं वो नॉन रिसाइकलेबल है, और ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनके यूज़ के साथ। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हो गया। दैन फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एंड तीसरा है आपका, थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हु ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, जिस पर किसी प्राइवेट या किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे इसमें तो दे रखा है कि बहुत से किसान होते हैं, उनको ज़मीनें अलॉट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके बदले में उन्हें पेमेंट करना पड़ता है रेवेन्यू का, लगान का। विलेजेस के अंदर, इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप, ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, बट देयर आर मैनी टू जो लैंडलेस हैं। अर्बन पीपल्स ओन। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने ये डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद अगर आपको ये सब याद नहीं हो रहा है तो आप सीधे सीधे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हैं क्या चीज़ इस इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगी, तो वो आ जाएगा
people own plot, houses and properties, plantation, pasture land, pond, water in well, etc. are इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्लॉट, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़ जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है, इंडिविजुअल की है, तो वो उसमें इंक्लूड हो गई। इसके अलावा प्लांटेशन, पेस्चुरल लैंड, पॉन्ड्स एंड वाटर इन वेल, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। पेस्चुरल लैंड मतलब होता है जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, ऐसी जगह पर जहाँ चारा उपलब्ध होता है या चारा उगाया जाता है, तो उसको हम पेस्चुरल लैंड कहते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज यानी जिस पर कम्युनिटी का अधिकार होता है। देयर आर रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू द ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी के सभी मेंबर के पहुंच के अंदर हैं। एसेसिबल मतलब पहुंच होता है, पहुंच के अंदर है, और यानी जो चीज़ सारे कम्युनिटी के सभी मेंबरों के लिए है वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हो गए। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं कि विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, बरिल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज, ये सभी कम्युनिटी के मेंबर्स की पहुंच के अंदर हैं, जहां जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए है ये। तो ये क्या हो गए आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज हो गए। दैन फिर आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो बिलोंग करते हैं नेशन से। द कंट्री हैज़ अ लीगल पावर, जो कंट्री है उसके लीगल पावर है टू एक्वायर इवन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी, फॉर पब्लिक गुड्स। पब्लिक मतलब होता है सरकारी, तो यानी कि जो सरकार है उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उस पर अपना हक जता सकते हैं। तो ये क्योंकि वो किसी नेशन की बाउंड्री के अंदर आती है और पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करती है, तो सारी प्रॉपर्टी ही नेशनल रिसोर्स के अंदर आती है जो किसी पर्टिकुलर बाउंड्री से बिलोंग करती है। और जैसे कि रोड वगैरह बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल, ऐसी जगह पे बन जाते हैं जहाँ पर पहले किसी और का अधिकार था, किसी व्यक्ति का अधिकार था, तो उनसे वो चीज़ ले ली जाती है। और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है इनके पास ये पावर होती है कि वो इस लैंड पर कब्जा कर सके। ऑल द मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ये। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज। ये सब किससे बिलोंग करता है? नेशन से बिलोंग करता है। देन फिर आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज को। द ओशन रिसोर्सेज, ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ocean and no individual country can utilize these without concurrences of international institution। यानी कि ये जो चीज़ें हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आती हैं, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये होता है ओशनिक रिसोर्सेज जो कि 200 किलोमीटर के बीच में आता है, उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी एरिया आता है, कोई भी कंट्री, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकती है और न ही उसकी चीज़ों को बिना परमिशन के यूज़ कर सकती है। तो सबसे पहले उसको परमिशन लेनी होगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसके बाद वो उसको यूज़ कर सकती है। इंडिया हैज़ गॉट द राइट, इंडिया के पास ये अधिकार है। माइंस मैग्नीज नूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशंस
from that area which lies beyond the exclusive economic zone। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो एरिया आ रहा है इंडियन ओशन का, उससे वो उसमें उसने माइन खोज रखी हैं या उसका अधिकार ले रखा है उन्होंने। और किससे पूछ के लिया है उन्होंने? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उससे उसने परमिशन ली है, उसके बाद वहाँ पर माइंस लगाई हैं या बनाई है मैग्नीज नूडल्स के लिए। देन फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन। इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्लासीफाई द, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दीज आर 4 टाइप्स: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो सबसे फर्स्ट है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, ऐसे रिसोर्सेज जो कि उस रीजन में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बी यूटिलाइज, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि जैसे कि इंडिया का वेस्टर्न पार्ट यानी कि राजस्थान के अंदर जो आपका बीकानेर बाड़मेर वाला जो इलाका है, इसका वेस्टर्न पार्ट, और गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया है विंड, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल डेवलपमेंट है विंड का और सोलर एनर्जी का, यानी कि हवाएं भी वहाँ खूब तेज़ चलती हैं और गर्मी भी खूब ज़्यादा है, और इसी वजह से उसको पोटेंशियल कहा गया है क्योंकि उसको अभी यूज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही आगे इन फ्यूचर उसको यूज़ किया जाएगा जब ये प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, क्योंकि अभी इसको प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं, और इसी वजह से जब ये अच्छे से डेवलप हो जाएंगे या टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी जिससे कि हम इसको आसानी से अच्छे से यूज़ कर सकें प्रॉपर तरीके से, तो ये अभी क्या बन गए? पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, और जब हम इसको यूज़ करने लग जाएंगे तो ये डेवलप रिसोर्सेज बन जाएंगे। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हो गए जिन्हें हम अभी यूज़ नहीं कर सकते लेकिन इन फ्यूचर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो इसमें आपको ये याद करना, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, जो उस रीजन में पाए जाते हैं पर उनको यूज़ नहीं किया गया, वो पोटेंशियल हो गए। ठीक है, तो डेवलप रिसोर्सेज क्या हो गया? डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ हैव बीन डिटरमाइंड। ऐसी रिसोर्सेज जिसका सर्वे किया जा चुका है, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पता है और जिसे हम यूज़ कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज डेवलप रिसोर्सेज होते हैं। द डेवलप रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, और जो डेवलप रिसोर्सेज होते हैं वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी के लेवल पर डिपेंड करते हैं। देन फिर आता है आपका स्टॉक। मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, जो पोटेंशियली ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ह्यूमन बींग डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे कि उसको वो यूज़ कर सकें। आर इंक्लूड अमंग द स्टॉक, वो सब चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? स्टॉक में होती हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। वाटर इज़ कंपाउंड ऑफ 2 इनफ्लेमेबल गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो वाटर है वो 2 इनफ्लेमेबल गैस से बनता है, वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कि यूज़ किया जाता है रिच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में। बट वी डू नॉट हैव अ रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, लेकिन हमारे पास कोई भी टेक्निकल नो हाउ नहीं है, यानी कि अभी हमें पता नहीं है कि इसको कैसे बनाया जाए, टेक्नोलॉजी नहीं ऐसे जिससे कि हम उसे यूज़ कर सकें। नो हाउ यूज टू दैम फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए हम उसे यूज़ कर सकें। हैंस दिस कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, कि भाई आज तो नहीं पता, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, ये तो पता है कि कैसे हमें यूज़ करना है या किन चीज़ों से मिलकर बनता है, लेकिन बनाना कैसे है उसके लिए ना तो टेक्नोलॉजी है, और इसी वजह से इसको हम स्टॉक के लिए रख देते हैं कि भाई इन फ्यूचर अगर वो टेक्नोलॉजी आएगी तो हम इन दोनों को यूज़ करके और वाटर बना लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके वाटर बना लेंगे। तो ये स्टॉक हो गया।
रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक, जो रिजर्व है ये सबसेट है स्टॉक का, विच कैन बी पुट इनटू यूज़, और जिसको कि हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ। ठीक है, ये रिजर्व ऐसा है कि ये एक सबसेट है स्टॉक का, और इसको हमने इन फ्यूचर के लिए इसलिए रख रखा है कि अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निकल नो हाउ। इसके बारे में हमें पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो भी हमें पता है, बट द यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इसका यूज़ जो है अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। दिस कैन बी स्टार्ट फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इसको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा रिजर्व। और इसका एग्जांपल है रिवर वाटर। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड, जो रिवर वाटर है वो यूज़ किया जा सकता है जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करने के लिए, बट प्रेजेंटली इट इज़ यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड, लेकिन आज जो है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं लिमिटेड, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं लिमिटेड वे में। दस द वाटर इन डैम, इसी प्रकार से जो पानी डैम में है, फॉरेस्ट इज़ अ रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जिससे कि हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल हो गए, वाटर इन डैम, फॉरेस्ट, ये रिजर्व्स हो गए। और रिवर वाटर ये भी आपका किस में जाएगा, रिजर्व्स में जाएगा। तो इसके एग्जांपल हो गए। तो आज आपने क्या पढ़ा था कि कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि भाई इसमें डिफरेंशिएट बताइए या क्लासिफिकेशन बताइए, तो ये आपको करना है। दूसरा आपने पढ़ा था इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पर डिपेंड है, या ह्यूमन बीइंग इन तीनों के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, इसके बारे में आपने पढ़ा था। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो आज आपको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और इसके नोट्स बनाओ लो, और अच्छा है आपके लिए। और आगे जो है हम उसको पढ़ाएंगे, आपका जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।